नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं जीवन की सबसे छोटी लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण इकाई में, कोशिका यानी सेल। हमारे पास कोशिका जीव विज्ञान पर कुछ परिचयात्मक सामग्री है और हमारा लक्ष्य है इसके बुनियादी रहस्यों को खोलना और समझना कि ये छोटी सी दुनिया कैसे काम करती है। ये कहानी 1665 में शुरू होती है, जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार देखा कॉर्क की पतली परत में वो छोटे छोटे कमरे जैसे। उन्हें क्या पता था कि वो जीवन के मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक को देख रहे थे। यहीं से सब शुरू हुआ है ना। बिल्कुल। हुक की वो खोज उसने एक पूरी नई दुनिया ही खोल दी और इसी नींव पर आप कह सकते हैं आगे चलकर कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी बनी। फिर 19वीं सदी में श्लीडन और श्वान आए। हाँ, वनस्पति शास्त्री और प्राणी शास्त्री। जी, उन्होंने ये क्रांतिकारी विचार रखा कि भाई सभी जीवित चीजें, चाहे पेड़ हों या जानवर, वो सब कोशिकाओं से ही बनी है। अच्छा। और कोशिका ही जीवन की बुनियादी इकाई है। बाद में रुडोल्फ विर्चो ने इसमें एक और बहुत अहम कड़ी जोड़ी। उनका वो प्रसिद्ध लैटिन वाक्य ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। हाँ, सुना इसके बारे में। इसका मतलब है हर नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही जन्म लेती है। इससे जीवन की निरंतरता समझ में आई। तो ये कोशिकाएं भी अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? हाँ बिल्कुल, मुख्य रूप से दो तरह की। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया वगैरह वो बहुत सरल होती हैं। समझिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट जैसा, कोई अलग कमरा यानी झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, तो उनका जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? वो बस साइटोप्लाज्म में ही एक खास जगह पर रहता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। कोई बंधी हुई जगह नहीं, और ये आमतौर पर काफी छोटी भी होती हैं, माइक्रोमीटर में नापते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे हमारी अपनी, वो तो फिर बड़े बंगले जैसी होंगी। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे जानवरों, पौधों, फंगी की, ये बहुत ज्यादा जटिल होती हैं। इनमें एक असली झिल्ली से घिरा केंद्रक होता है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस जहां डीएनए सुरक्षित रहता है। बिल्कुल, जैसे घर का स्टडी रूम जहां सारी जरूरी जानकारी रखी हो। और सिर्फ केंद्रक ही नहीं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जैसे कई और छोटे छोटे विभाग होते हैं। ऑर्गेनेल कहते हैं इन्हें। हाँ, ऑर्गेनेल, जिनका अपना खास काम होता है। नहीं, बिल्कुल। और यही जटिलता उन्हें ज्यादा विविध कार्य करने की क्षमता देती है। ये आमतौर पर प्रोकैरियोटिक से बड़ी भी होती हैं। चलिए, इन कुछ खास विभागों ऑर्गेनेल की बात करते हैं। केंद्रक को तो कंट्रोल सेंटर कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा इसे। हाँ, 1831 में। ये कोशिका का एक तरह से दिमाग है। ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट रखता है और कोशिका की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। ठीक है। फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हें कोशिका का पावर प्लांट या पावर हाउस कहते हैं। हाँ, ये तो सुना है। ऊर्जा बनाते। जी, ये भोजन की रासायनिक ऊर्जा को एटीपी में बदलते हैं। एटीपी वो कोशिका की एनर्जी करेंसी है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? क्या? इनका अपना खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यानी mtDNA, और अपने राइबोसोम भी। सच में? केंद्रक के डीएनए से अलग? ये तो बहुत अजीब है ना? ये कोशिका के अंदर एक और पहचान रखने जैसा है। ये उनके विकास के इतिहास के बारे में कुछ अनोखा संकेत देता है। वाकई दिलचस्प। अच्छा, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ER, वो जाल जैसा जो दिखता है। हाँ, ER वो एक तरह का प्रोडक्शन हाउस और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है कोशिका के अंदर। जी। इसके दो हिस्से होते हैं। रफ ER, जिस पर राइबोसोम चिपके होते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। और स्मूथ ER? स्मूथ ER लिपिड बनाने और डिटॉक्सिफिकेशन जैसे काम करता है, जहरीले पदार्थों को निकालना। अच्छा, तो यहाँ चीजें बनती हैं। फिर यहाँ बने माल को, खासकर प्रोटीन और लिपिड को, गोल्जी अपैरेटस में भेजा जाता है। इसे कैमिलो गोल्जी ने 1898 में खोजा था। गोल्जी अपैरेटस ये क्या करता है? गोल्जी कोशिका का पोस्ट ऑफिस या कह लीजिए फिनिशिंग और पैकेजिंग डिपार्टमेंट है। ये ER से आए प्रोटीन और लिपिड को फाइनल टच देता है, उन्हें छांटता है, पैक करता है और फिर सही पते पर भेज देता है। पता कोशिका के अंदर ही या बाहर भी? दोनों जगह, जहां भी जरूरत हो। ये ऑर्गेनेल, ER, गोल्जी और कुछ और जैसे लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब अक्सर मिलकर काम करते हैं। इस पूरे सिस्टम को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं।
ये कोशिका के अंदर सामान बनाने और ट्रांसपोर्ट करने का एक कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क है। समझ गया। मतलब ये सब ऑर्गेनेल मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं कोशिका को चलाने के लिए। अच्छा, अब ये बताइए कि पौधों और जानवरों की कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है? क्या वो बहुत अलग होती हैं? हाँ, कुछ बड़े और महत्वपूर्ण अंतर हैं जो उनके जीने के तरीके से जुड़े हैं। सबसे पहला, पौधों की कोशिकाओं के बाहर एक सख्त दीवार होती है, सेल वॉल। ये सेल्यूलोज से बनी होती है और पौधे को सहारा देती है। हाँ, पेड़ों की लकड़ी वगैरह ही से बनती होगी, जानवरों में तो नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। दूसरा बड़ा अंतर है क्लोरोप्लास्ट का होना। ये सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में मिलते हैं। ये कोशिका के सोलर पैनल जैसे हैं। ये धूप की ऊर्जा का इस्तेमाल करके भोजन बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अच्छा, इसीलिए पौधे अपना खाना खुद बना पाते हैं। जी। और तीसरा, पौधों की कोशिकाओं में अक्सर एक बहुत बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होती है। ये पानी और दूसरे पदार्थ स्टोर करती है और कोशिका को फुलाए रखने में मदद करती है। ये तीनों चीजें, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और बड़ी सेंट्रल वैक्यूल, आमतौर पर पशु कोशिकाओं में नहीं मिलती। और पशु कोशिकाओं में कुछ खास होता है जो पौधों में नहीं? हाँ, पशु कोशिकाओं में अक्सर सेंट्रियोल होते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय मदद करते हैं। ये आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। लेकिन बहुत सी चीजें समान भी तो होंगी। ओह हाँ, बिल्कुल। दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कोशिका को घेरे रहती है। दोनों में केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ऊर्जा के लिए, राइबोसोम होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। तो बुनियादी ढांचा काफी मिलता जुलता है। तो संक्षेप में कहें तो कोशिका जीवन की वो अद्भुत और जटिल बुनियादी इकाई में रॉबर्ट हुक की उस पहली साधारण सी दिखने वाली खोज से लेकर कोशिका सिद्धांत तक, और फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का अंतर, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर वो पूरा शहर जैसे ऑर्गेनेल, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी, ये सब मिलकर ही जीवन को संभव बनाते हैं। सही कहा। और हाँ, पौधों और जानवरों की कोशिकाओं में अपने अपने काम के हिसाब से कुछ खास अंतर भी हैं, जैसे सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। वैसे एक मजेदार बात, दुनिया की सबसे बड़ी एकल कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सोचिए कितना बड़ा सेल। हाँ, वो वाकई कमाल है। अच्छा, इन सभी बातों से एक गहरा सवाल मन में आता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। बताइए। हमने जिक्र किया कि माइटोकॉन्ड्रिया और पौधों में क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों का अपना डीएनए होता है ना, जो केंद्रक के डीएनए से अलग है। हाँ, ये बात तो बड़ी अनोखी थी। तो कोशिका सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जो कहता है कि कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से आती हैं, तो फिर ये ऑर्गेनेल जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल है, ये कोशिका के अंदर आखिर आए कैसे होंगे? उनका ये अनोखापन, उनके विकास की कहानी, उनके इतिहास के बारे में क्या इशारा करता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।